नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज एक शॉकिंग इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। मामला उत्तर प्रदेश का है और बात इसी महीने की है। इसी महीने की 5 तारीख को यानी 5 जनवरी 2025 को एक शख्स उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के एक पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और यह बताता है कि वो बंदराहा गांव का रहने वाला है। इस आदमी का नाम है संजय कुमार। ये पेशे से एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है और ये पुलिस स्टेशन में पहुंचकर रात को 9 बजे ये बताता है कि उसका छोटा भाई जिसकी उम्र 27 साल है उसे किसी ने अगवा कर लिया है और वो बहुत घबराया हुआ है। उसे अपनी भाई की ज़िंदगी पर खतरा महसूस हो रहा है और इसलिए इस मामले की फ़ौरन जांच की जानी चाहिए। पुलिस सुनती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है और पुलिस को लगता है कि मामला वाकई गंभीर है। पुलिस पूछती है कि आपके पास आपके छोटे भाई के किडनैपिंग की जानकारी कैसे पहुंची, कैसे आपको पता चला कि आपके छोटे भाई को किसी ने अगवा कर लिया। तो उसने बताया कि मेरे छोटे भाई का नाम संदीप है, वो घर से निकला था और ये बता कर गया था कि कुछ देर में लौट कर आएगा, लेकिन वो वापस नहीं आया और इस बीच अब उसके मोबाइल नंबर से मुझे कुछ मैसेजेस आए हैं, जिस मैसेजेस में जो है मेरे छोटे भाई के किडनैपिंग की बात लिखी गई है और साथ ही ये भी लिखा गया है कि अगर हमने मुंह मांगी फिरौती उन्हें नहीं दी तो वो हमारे भाई की हत्या कर देंगे। ठेकेदार का पुलिस को ये बताना था कि जब उन्हें ये बात पता चली तो वो बहुत परेशान तो हुए ही, लेकिन साथ ही उनको ये भी लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई उनके भाई के मोबाइल फ़ोन का गलत इस्तेमाल कर रहा हो और कोई मजाक कहीं उसका खुद का भाई ना कर रहा हो। तो उसे थोड़ा इस मामले में शक हो रहा था, लेकिन अभी वो इस मामले को लेकर सोच में डूबा ही था, परेशान था। तब तक उसके मोबाइल फ़ोन पर एक और वीडियो आया और ये वीडियो 13 सेकंड का था। वीडियो देखते ही ठेकेदार संजय कुमार के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इस वीडियो में वाकई संदीप जो है वो अपहरित हालत में दिख रहा था, यानी छोटा भाई किडनैप्ड कंडीशन में दिख रहा था। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे, मुंह पर टेप चिपकी हुई थी और उसका बुरा हाल था। देखकर बड़ा भाई उसका दिल पसीज गया, वो घबरा गया और उसे लगा कि अब इस मामले में अगर पुलिस से मदद नहीं मांगी तो फिर शायद देर हो जाएगी। पुलिस वालों ने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आपके भाई की किडनैपिंग जो हुई है उसमें कितने रुपए की फिरौती मांगी जा रही। तो उसका ये कहना था कि 50,000 रुपये की। एक बार की पुलिस को ये लगा कि शायद गांव के रहने वाले लोग हैं तो रकम हो सकता है जिसने भी किडनैप किया हो वो भी शायद गांव देहात का रहने वाला हो और उसके लिए 50,000 रुपये भी एक बड़ी राशि हो, तो इसीलिए शायद रैंसम के लिए यानी फिरौती के लिए कोई बड़ी रकम की मांग न की गई हो। अब पुलिस ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी से दुश्मनी हो, उस मामले की तहकीकात करके देखी जाए। तो पुलिस ने ये जो कंप्लेनेंट आया था संजय कुमार, उससे पूछताछ की कि आपके या आपके परिवार की किसी से दुश्मनी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। छोटे भाई संदीप की किसी से दुश्मनी, तो पता चला कि नहीं, उसकी भी किसी से दुश्मनी नहीं है। तो दुश्मनी वाला जो एंगल है वो रूल आउट हो चुका था और इसी के साथ पुलिस को अब लग रहा था कि इस मामले की जांच में अगर पुलिस आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। पुलिस ने कहा कि ठीक है, अब आपके मोबाइल फ़ोन में जो भी मैसेजेस आए हुए हैं और जो वीडियो आया है वो प्लीज़ हमें शेयर कीजिए, हमें भी दिखाइए ताकि हम इस मामले की छानबीन आगे करें। तो उस आदमी ने, संजय ठेकेदार ने, पुलिस को वो मैसेज दिखाया भी, उसका स्क्रीनशॉट भी भेजा और उस मैसेज को फॉरवर्ड भी कर दिया। उस मैसेज में ये लिखा हुआ था 50,000 रुपये दो वरना भाई का डेथ हो जाएगा। बहुत ही डरावना, बहुत ही संवेदनशील मैसेज, क्योंकि किसी अपने के मौत की बात जब आती है और कोई अनजाना आदमी जब इस तरह की धमकी देता है तो कोई भी घबरा जाए। तो संजय बुरी तरह घबरा चुका था। पुलिस ने देखा और पुलिस ने ये नोटिस किया कि जिसने भी ये मैसेज लिखा है उसने डेथ, ये जो वर्ड है, इस वर्ड की स्पेलिंग गलत लिखी है। डेथ की स्पेलिंग इंग्लिश में DEATH होती है, लेकिन लिखने वाले शख्स ने लिखा था DETH, यानी ए जो है वो इसमें से गायब था। तो ये एक टाइपो था, एक मिस्टेक था। तो पुलिस को ये लगा कि इस तरह का मिस्टेक, चूंकि ये एक बहुत कॉमन वर्ड है और इस तरह के कॉमन वर्ड में भी अगर कोई एक इंग्लिश का वर्ड लिखे और उसमें भी मिस्टेक कर दे तो जाहिर है फिर वो आदमी कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी होगा। इस बात की संभावना थोड़ी पुलिस को कम लग रही थी। पुलिस को लग रहा था कि शायद वो आदमी कम पढ़ा लिखा हो सकता है, इसलिए उसने डेथ की स्पेलिंग गलत लिखी है। अब पुलिस जो है इस स्पेलिंग के बारे में सोच रही थी, उस पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। साथ ही पुलिस का इस तरह के मामलों को इन्वेस्टिगेट करने का जो तरीका होता है, पुलिस ने उस तरीके को भी अपनाया और वो तरीका था
टेक्निकल सर्विलांस का, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का। पुलिस ने छोटा भाई जिसका अपहरण हुआ था संदीप, उसके मोबाइल फ़ोन को ट्रेस करना शुरू किया, उसको ट्रैकिंग पर लगाया। ज़्यादातर वक्त वो मोबाइल फ़ोन ऑफ ही रहता था, लेकिन बीच में एक आध बार वो मोबाइल फ़ोन ऑन हुआ, और जब मोबाइल फ़ोन ऑन हुआ तो हरदोई ज़िले में ही एक जगह है रूपापुर, वहाँ पर उस फ़ोन की लोकेशन पुलिस वालों को नज़र आई। अब पुलिस ने उस बताए गए लोकेशन पर पिन पॉइंट तरीके से जाकर दबिश दी। ये एक मकान था जिस मकान में संदीप जो है वो पुलिस को मिल गया। पुलिस ने संदीप को सकुशल बरामद कर दिया। हैरानी की बात ये थी कि संदीप जो है यहाँ पर बहुत मज़े से रह रहा था। वो इसके किसी जानकार का मकान था और उस जानकार को संदीप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उसका किडनैप हुआ है, नहीं हुआ है। संदीप वहाँ पर बहुत इत्मीनान से बैठा हुआ मिल गया। पुलिस जब पहुँची तो संदीप जो है वो पुलिस वालों से मिलकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि संदीप के किडनैपिंग की बात थी। पुलिस ने कहा तुम्हारी किडनैपिंग हो गई है, तुम्हारे बड़े भाई ने रिपोर्ट लिखवाई है, तुम यहाँ बैठे हुए हो। तो वो जो है झूठी कहानियाँ सुनाने लगा, कहने लगा कि हाँ मैं तो अभी अभी छूट कर आया हूँ, मुझे कोई लेकर चला गया था। इस तरह की तमाम दलीलें जो है वो पुलिस को देने लगा। लेकिन पुलिस को अब संदीप के बॉडी लैंग्वेज और उसकी हालत ये देखकर पुलिस को शक हो रहा था कि शायद इस किडनैपिंग के ड्रामे के पीछे संदीप का ही रोल हो सकता है। पुलिस को दो वजहों से शक हो रहा था। एक तो संदीप का जो ओवरऑल अपीयरेंस था, उसके जो बातचीत करने का तरीका था, उसे देखकर पुलिस को लगता था कि संदीप कोई बहुत क्वालिफाइड आदमी तो है नहीं, बहुत पढ़ा लिखा लड़का नहीं है। पूछताछ करने पर पता चला कि वो पास के ही गन्ना खरीद केंद्र में पिछले 1 महीने से काम कर रहा है, यानी छोटा मोटा काम ही करता है। दूसरी बात जो पुलिस को समझ में आई वो ये कि कोई किसी को किडनैप करे और सिर्फ 50,000 रुपये की फिरौती मांगे, ये बहुत अटपटी सी बात है। आज के ज़माने में चाहे वो गांव का आदमी ही क्यों ना हो, 50,000 रुपये की रकम कोई बहुत बड़ी रकम कम से कम किसी की ज़िंदगी के एवज में तो नहीं है। तो इसलिए पुलिस को इस बात पर भी शक था और पुलिस को लग रहा था कि इस किडनैपिंग में संदीप का हाथ हो सकता है, खुद संदीप इस ड्रामे में शामिल हो सकता है। संदीप अब पुलिस को मिल गया था, लेकिन असली किडनैपर तक पहुंचना बाकी था। पुलिस ने संदीप से कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे मोबाइल फ़ोन से जो मैसेज तुम्हारे बड़े भाई को भेजा गया था वो मैसेज तुम एक बार फिर से टाइप करो और टाइप करके हमें भेजो, बताओ कि वो मैसेज क्या था। संदीप को ये समझ में नहीं आया कि पुलिस के दिमाग में क्या चल रहा है। पुलिस ने जब कहा तो संदीप ने पूरी ईमानदारी दिखाते हुए वो मैसेज फिर से टाइप किया और उस मैसेज में उसने लिखा 50,000 दो वरना भाई का डेथ हो जाएगा। तो एग्जैक्टली ये आइडेंटिकल मैसेज संदीप ने अपने मोबाइल फ़ोन में फिर से टाइप किया और जो भी पुलिस इंस्पेक्टर इस मामले की तफ्तीश करते हुए उस तक पहुंचे थे उसको उसने वो मैसेज भेज दिया। हैरानी की बात यह थी कि इस बार भी संदीप ने डेथ की स्पेलिंग DETH लिखी थी, यानी ए गायब था। कोई इंसान अगर एक गलती करता है और बार बार वही गलती करता है तो इसका मतलब उस गलती से उसका कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर है। अगर मान लीजिए किसी किडनैपर ने डेथ की स्पेलिंग गलत लिखी होती तो हो सकता है कि वो DATH लिखा होता, लेकिन DETH ही लिखेगा ये ज़रूरी नहीं था। लेकिन चूंकि संदीप ने ही वो टाइप किया था मैसेज पहले भी, इस बार भी उसने फिर से वही मैसेज टाइप किया और वही कॉमन मिस्टेक की, तो उस मिस्टेक को देखकर पुलिस को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये पूरा जाल बट्टा जो है वो संदीप ने खुद ही बुना है। अब पुलिस ने संदीप को पकड़ लिया और उससे सख्ती की और जब थोड़ा सा उसको टाइट किया तो संदीप ने कबूल कर लिया कि हाँ उसने खुद ही अपने किडनैपिंग की ये पूरी साजिश या पूरा ड्रामा रचा था। पुलिस ने पूछा भाई क्यों, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी? तो उसने कहा कि मुझे 50,000 रुपयों की दरकार थी और मेरे भाई ठेकेदार हैं, उनके पास पैसे तो हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे भाई मुझे पैसे देंगे, तो इसलिए मैंने उनसे पैसे वसूलने के लिए ये पूरा स्वांग रचा, ये पूरा ड्रामा मैंने किया। पुलिस ने पूछा कि भाई ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी पैसे की कि तुमने किडनैपिंग की ही साजिश रच ली? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि ये मामला इतना गंभीर है, तुम्हारे घर के लोग कितना परेशान होंगे, वो पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस मामले में इन्वॉल्व हो जाएगी, जाँच होगी, FIR रजिस्टर हो जाएगा। तो उसने कहा कि साहब मैंने इतना तो नहीं सोचा था। तो लेकिन जब उससे पूछा गया कि अच्छा 50,000 रुपये की ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी, तो उसने कहा कि अब से कुछ दिन पहले मैं बाइक से जा रहा था तो मेरी बाइक की टक्कर जो है एक बुज़ुर्ग आदमी से हो गई थी और उससे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। वो भी काफ़ी परेशान हैं और उनको चोट आई है। बुज़ुर्ग आदमी और उनके घर के लोग मुझे मुआवजे के लिए काफ़ी डरा धमका रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। मैं भी सोचता हूँ कि उनकी मदद कर देनी चाहिए क्योंकि एक्सीडेंट जो है मेरी ही बाइक से हुई थी, तो मुझे उन्हें मुआवजे की एक रकम देनी है और उसी मुआवजे के लिए ही मैं 50,000 रुपयों की तलाश में था और मुझे कोई जब रास्ता नज़र नहीं आया तो मैंने अपने ही भाई से पैसे वसूलने के लिए ये पूरी साजिश रची। अब
जब तफ्तीश हो रही थी तो पुलिस उससे बातचीत कर रही थी। संदीप को भी ये समझ में आ गया कि उसकी गलत स्पेलिंग की वजह से ही इस मामले का खुलासा हुआ है। तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता था कि वो सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से पकड़ा जाएगा। तो खैर इस मामले को पुलिस ने सॉल्व कर लिया। संदीप जो है, चूँकि उसने कानून का खिलवाड़ किया कानून के साथ और अपने ही अपहरण की झूठी साजिश रची, उसके भाई ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, तो ये मामला जो है वो गंभीर था। लिहाजा पुलिस ने संदीप को गिरफ्तार कर लिया और उसे अदालत में पेश किया गया। जाहिर है उसे कुछ दिनों की जेल तो होगी, लेकिन शायद उसकी हालत को देखते हुए और उसके माइंडसेट को देखते हुए उससे जल्दी ही ज़मानत भी मिल जाए। और हो सकता है कि पुलिस भी इस मामले में उतनी सख्ती से पैरवी न करे जितने कि सचमुच के गुनहगार के मामले में पुलिस पैरवी करती है। तो ये था पूरा मामला और ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन पर आपका नज़रिया क्या है, खासकर स्पेलिंग मिस्टेक से एक आदमी की पोल खुल जाने की ये जो कहानी है उस पर आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मुंबई पुलिस आज से कोई 12 साल पहले कारजैकिंग के मामले को सुलझाने में लगी हुई थी, लेकिन उसने इसी मामले को सुलझाते सुलझाते ब्लाइंड मर्डर के एक कॉम्प्लिकेटेड केस को सॉल्व कर लिया, सुलझा लिया। क्या थी वो कहानी? उस कहानी को आप देखना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतीम से सुनिए के कॉलम में सबहेड के अंदर आप उस स्टोरी को सुन सकते हैं। कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ। गेमिंग फंडू के नाम से एक आईडी है, उन्होंने ये कमेंट किया है कि जिसकी गाड़ी चोरी हुई थी, उन्होंने ये लिखा है कि उनकी गाड़ी भी चोरी हुई है, लेकिन वो ढूंढते नहीं हैं। उनको लगता है कि ठीक है, जो ले गया उसको उसकी ज़रूरत जो है शायद ज़्यादा रही होगी। हालांकि ये एक फ़ेक मैसेज है। फ़ेक मैसेज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ये लिखा है कि उनकी 10-20 गाड़ी चोरी हो चुकी है। पूरी ज़िंदगी में किसी इंसान की एक गाड़ी चोरी हो जाए यही बहुत होती है, 10-20 गाड़ी किसी इंसान की चोरी हो जाए ये बात समझ में नहीं आती। तो एनीवे इन्होंने कुछ फ़नी इमोजी भी बनाया है। तो IM मानवीर के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है और उन्होंने ये लिखा है कि पुलिस ही चोरी करवाती है। देखिए ये जनरलाइज कमेंट तो मैं नहीं करूँगा, इससे ऐसा लगता है जैसे सारे पुलिस वाले इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं एज अ क्राइम रिपोर्टर मैंने पुलिस के काम करने के तौर तरीक़ों को बहुत करीब से देखा है। ये सही है कि बहुत सारे जुर्म के मामलों में खुद पुलिस वाले शामिल रहते हैं और पुलिस चोरों को भी जानती है और पुलिस अपने इलाके में अपराध भी करवाती है और फिर उस अपराध को अपने हिसाब से सॉल्व भी करती है। सारे पुलिस वाले नहीं, लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे भी होते हैं। तो आपकी बात काफ़ी हद तक सही है, मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पुलिस ही कराती है। होम जियो के नाम से आईडी उन्होंने कमेंट किया है। प्रकाश पुरोहित ने भी कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि कभी छोटे शहरों और गांवों की भी कहानियां सुनाया करो। तो लीजिए प्रकाश जी, आज आपकी ये ख्वाहिश जो है वो पूरी हो गई। आज जो कहानी मैंने आपको सुनाई उसका ताल्लुक एक छोटे से गांव से ही है, हरदोई ज़िले के बंदराहा गांव से। तो प्रकाश HP ने भी कमेंट किया है। प्रकाश पुरोहित के अलावा मोहम्मद अहमद का कमेंट है, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है। साथ ही हमारे दर्शक हैं निखिल रूल्स के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कमेंट किया है निखिल रूल्स ने। अच्छा, इन्होंने अपना नाम भी लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, रुकिए। निखिल सोलंकी फ्रॉम दिल्ली, इन्होंने ये दिल्ली से हैं, निखिल सोलंकी इनका नाम है। बहुत स्वागत आपका। शुभम पांड्या का कमेंट है। तेंजिन ने कमेंट किया है, बैनर्जी सैन टीम को थैंक यू कहा है उन्होंने। गियर शिफ्टर के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। क्लिप मूवी, मयंक गुप्ता, ये मधु अग्रवाल हैं बेसिकली, ये राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं, इन्होंने अपने बारे में बताया है और इन्होंने ये कहा कि मुकेश की जो स्टोरी, पत्रकार मुकेश चंद्राकर की, उनको वो कहानी जो है वो बहुत दुखद लगी, बहुत अफसोसनाक लगी। राधे राधे जी हमारे DS भक्ति के नाम से तरुण हमारे एक एक दर्शक हैं, जानने वाले तो मैं नहीं कहूँगा, बस इसी रूप में जानने वाले हैं कि आप जिस तरह से आप सबसे मेरी मुलाकात है क्राइम तक के ज़रिए, तो उन्होंने भी कमेंट किया है। ब्रिजेश विश्वकर्मा ने भी कमेंट किया है और इन्होंने इंग्लिश वर्ड्स की और वोकेबुलरी की तारीफ़ की है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दीज वर्ड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है और लगातार कमेंट करते हैं। मोहम्मद जहांगीर है, उन्होंने भी कमेंट किया है। सारे लोगों के कमेंट और नाम एक दिन में नहीं पढ़ सकता, तो इसीलिए कभी कभी कुछ नाम और कमेंट छूट जाते हैं, तो प्लीज़ उसको अन्यथा मत लीजिएगा। आप लोग यूँ ही कमेंट करते रहिए। गुड़िया रानी डांसर हैं, सीतापुर ज़िला UP से, उन्होंने भी कमेंट किया है और कहा है कि उनका नाम मैं ज़रूर लूँ, तो चलिए मैंने उनका भी नाम लिया। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन। एक बार फिर आप सबसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इजाज़त लूँगा, फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक आप देखते रहिए क्राइम तक। जय हिंद, जय भारत।